श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका करतार पटेल की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की पहली यूनिट भारतीय संविधान की विशेषताएं। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के अंदर आप पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान का निर्माण कब, कैसे, क्यों, किसके द्वारा हुआ, उन सारी बातों का अध्ययन हम पिछली कक्षा के अंदर कर चुके हैं, जिसके अंदर भारतीय संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के साथ शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को हमारी भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लागू भी कर दिया गया। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे आज के यूनिट में भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने के साथ हम पहला बिंदु पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, या हम कहें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है और यह जनता द्वारा निर्मित है तथा यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति कहाँ निहित है, तो हम बताएंगे भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। अतः भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। उसके बाद दूसरा बिंदु है प्रस्तावना। तो जैसा आपको पता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वही भारतीय संविधान की आगे चलकर प्रस्तावना बनी। डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। तो प्रस्तावना में डॉक्टर के.एम. मुंशी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। हृदय एवं आत्मा कहा है। तो डॉक्टर के मुंशी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के संपूर्ण उद्देश्यों को निहित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अगली विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जो कि विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में नहीं हैं। बात करें हम सबसे कम अनुच्छेदों की, तो अमेरिका विश्व का एक ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे छोटा है। अर्थात अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। तो ध्यान रहे, भारतीय संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद अर्थात 395 और अमेरिका के संविधान में सबसे कम अनुच्छेद अर्थात 7 अनुच्छेद हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें, 153 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यदि हम बात करें कि संविधान में 395 अनुच्छेदों के साथ आगे कोई क्या परिवर्तन हुआ, बिल्कुल, भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों संयोग रखता है। अर्थात भारतीय संविधान में परिवर्तन की भी व्यवस्था है।
कहने का मतलब भारतीय संविधान में समय समय पर जब किसी कानून को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें परिवर्तन कर देते हैं और उसे हम कहते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों, अब यदि हम संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान में 100 संशोधन पहले हो चुके और एक GST अर्थात गुड्स सर्विस टैक्सेज वस्तु सेवा कर, यह 101वां संविधान संशोधन संविधान के अंदर हो चुका है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस भारतीय संविधान के बड़े होने का प्रमाण एक हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हरिविष्णु कामत कहते हैं कि भारतीय संविधान पर हमें इस बात पर गर्व है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो हरिविष्णु कामत जी कहते हैं कि भारतीय संविधान पर हमें गर्व है क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस प्रकार ये हुई भारतीय संविधान की सबसे बड़े संविधान की विशेषता। अगला पॉइंट है नंबर 4, विश्व का लिखित एवं निर्मित संविधान। विश्व का लिखित एवं निर्मित संविधान। हम भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है क्योंकि कुछ देशों के संविधान ऐसे हैं जिन्हें हम लिखित और निर्मित नहीं कह सकते, जबकि भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित है। भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित है क्योंकि इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद बनाया गया। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित है और परिस्थितियों के अनुसार इसे हम बदल भी सकते हैं, अर्थात संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इस भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या है विद्यार्थियों? संसदीय शासन व्यवस्था। तो भारतीय संविधान के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान संसद पर आधारित है। भारतीय संविधान के अंदर एक संसद होगी, संसद के अंदर 2 सदन और 1 राष्ट्रपति होगा और दोनों सदनों के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाता है, उसके बाद में वही विधेयक देश का कानून बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है। इसके बाद हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर हमने कानूनी अधिकार बना दिया। कहने का तात्पर्य है, जिस समय भारतीय संविधान बना उस समय 7 मौलिक अधिकार थे और बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के 7वें मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। बात यदि हम करें कर्तव्यों की, भारतीय संविधान जिस समय निर्मित हुआ उस समय इसमें
कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। परंतु विद्यार्थियों ध्यान रहे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। अब यदि बात करें कि क्या वर्तमान भारतीय संविधान में भी 10 ही मूल कर्तव्य हैं? नहीं, याद रखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 पास किया गया। और 86वां संविधान संशोधन 2002 पास करने के साथ ही 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। परंतु विद्यार्थियों विशेष ध्यान रहे, 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। तीनों चीज ध्यान रहे, मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य निहित नहीं थे, परंतु ध्यान रहे 10वां जो 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य उसमें जोड़े गए और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया। परंतु याद रहे 1 अप्रैल 2010 से इसे भारत में लागू कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो मूल अधिकार एवं कर्तव्यों की जैसी बात चल रही थी, तो भारतीय संविधान में 10 कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, जबकि 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखें कि 11वां जो मूल कर्तव्य था वह कौन सा था? 11वां जो मूल कर्तव्य था वह था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अभिभावक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति में हो उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाए। उसके बाद में अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी विचारधारा है, ऐसे विचार व्यक्त किए जाते हैं इसमें कि जो भावी सरकारें हैं वो इनका पालन करें। परंतु ध्यान रहे नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनको राज्य सरकारें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो ये बाध्य योग्य नहीं है नीति निर्देशक, अर्थात कोई भी राज्य सरकारें इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद बात करें हम समाजवादी राज्य। समाजवादी शब्द विद्यार्थियों जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उसमें सम्मिलित नहीं था, परंतु ध्यान रहे बाद में अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही इस समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, इन तीनों शब्दों को इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करें वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार
भारत के सभी वयस्क नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान जिस समय निर्माण हुआ उस समय वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रहे उसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित करते हुए वर्तमान में भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के अंदर निवास करने वाला कोई भी स्त्री या पुरुष 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर मत देने का अधिकारी होगा। इसका अर्थ है वयस्क मताधिकार। हम भारतीय संविधान की अगली विशेषता की ओर बात करते हैं तो आएगा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। सबसे पहली बात, पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं? पंथ निरपेक्ष या हम कहें धर्म निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य है जिसका अपना राज्य का कोई धर्म नहीं हो, वह पंथ निरपेक्ष कहलाता है। तो भारतीय संविधान भी पंथ निरपेक्ष राज्य है। कहने का तात्पर्य हुआ भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है। भारत के अंदर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म मनाने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना धर्म मनाने की छूट है। इसे ही हम पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता कहते हैं। तो भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। क्लियर? अगली भारतीय संविधान की विशेषता है एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। विद्यार्थियों, यदि हम कहें कि भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक, तो हम इस बात पर पहुंचेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है, परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके आधार पर हमें कहना होगा कि भारतीय संविधान एकात्मक है। जैसे यदि हम बात करें कि भारतीय संघ को राज्यों में बांटा गया है, इसका मतलब है भारतीय संघ संघात्मक है। और यदि हम बात करें कि भारतीय संघ को राज्यों में ना बांटकर भारतीय संघ एक जगह केंद्रित है, तो उसे हम एकात्मक कहते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। सामान्य स्थितियों की बात करें तो भारत की व्यवस्था संघात्मक है। अलग अलग राज्यों को अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रहे, जब आपातकाल लगता है, चाहे संविधान के अनुच्छेद 352, 356 या 360, जब किसी भी अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगता है तो भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। अब विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों की बात करें संघात्मक होगा, लेकिन जब आपातकाल आता है तो भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। इसी कड़ी में हमारे एक राजनीतिक विशेषज्ञ केसी वीयर बताते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कौन सा बताया भाई? अर्धसंघात्मक। कहने का तात्पर्य है, भारतीय विशेषज्ञ केसी वीयर बताते हैं कि भारतीय संविधान ना एकात्मक है ना संघात्मक है, अर्थात इसमें दोनों का मिला मिश्रण है, दोनों का मिला जुला रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो कुछ यदि विशेषज्ञ की ओर बात करें तो कुछ विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुका हुआ है। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों के अद्भुत मिश्रण से बना है। और केसी वीयर जिसे अर्धसंघात्मक संविधान की बात करते हैं, तो कुछ विशेषज्ञ उसे
संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकी हुई की बात करते हैं। अगली भारतीय संविधान की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अंदर न्यायपालिका अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अतः न्यायपालिका को किसी भी स्तर पर किसी भी फैसले को मानने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन को लिए हुए है। जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके अंदर सहजता से परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब है भारतीय संविधान लचीला है, और कुछ में परिवर्तन बहुत कठोरता के साथ किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कठोर है। अतः दोनों लचीले और कठोरता का सम्मिश्रण है। यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो सारे उपबंध लिए गए हैं, जो सारी धाराएं, भाग, अनुच्छेद लिए गए हैं, वो एक दूसरे संविधान से इकट्ठे करके भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की कठोरता के लिए जो अधिनियम या कहें कि जो धाराएं या अनुच्छेद जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, और लचीलेपन के लिए जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अगली विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पर बल दिया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में जो कानून बनाए जाते हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन। कहने का तात्पर्य है संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका उनका अवलोकन कर सकती है, और यदि वो नियम कानून सही नहीं बने हैं तो न्यायपालिका उन पर पुनर्विचार के लिए कह सकती है, या यूं कहें कि न्यायपालिका उन्हें निरस्त कर सकती है। अतः हमारी जो न्यायपालिका है उसे पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। इसी में जुड़ा हुआ है कि संसदीय संप्रभुता का समन्वय। अब एक बात है कि न्यायिक पुनरावलोकन है, दूसरा संसदीय संप्रभुता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब उसकी समीक्षा कर सकता है। संसदीय संप्रभुता का तात्पर्य है भारतीय संविधान में संसद सर्वोच्च है, परंतु न्यायपालिका द्वारा उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। अतः इन दोनों का यह समन्वय है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थक। तो हम कहेंगे कि भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। जैसा कि हमारा एक स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। कहने का तात्पर्य है भारतवासी ये मानते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत विश्व शांति का समर्थक है। दूसरी बात करें तो आप देख लीजिएगा गुट निरपेक्ष, अर्थात भारत विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होता। भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र है। पंचशील के सिद्धांत को अपनाता है, जिसके अंदर आप पढ़ चुके हैं कि पंचशील के सिद्धांत में वही पांचों सिद्धांत हैं जो ये बताते हैं कि भारत विश्व शांति चाहता है, किसी पर कोई अनाक्रमण नहीं करता और किसी की संप्रभुता पर हमला नहीं करता। अतः भारत विश्व शांति का समर्थक है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता की हम बात करें तो आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के
भाग 18 में दिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 18 में जो आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं उनके अंदर 3 अनुच्छेदों के तहत आपातकाल को दर्शाया गया है। नंबर 1 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और तीसरा है अनुच्छेद 360। साथियों ध्यान रहे, अनुच्छेद 352 जब लगाया जाता है जब भारत पर युद्ध एवं आक्रमण हो, अर्थात किसी देश के द्वारा युद्ध एवं आक्रमण होने पर भारत के अंदर 352 अनुच्छेद लगाया जाता है। और जब किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। तीसरा अनुच्छेद आता है 360। यह आपातकाल जब लगता है जब वित्तीय आपात की स्थिति आती हो। तो वित्तीय आपात होने पर या वित्तीय आपात आने पर अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रहे, अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग कई बार हो चुका है, परंतु अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक भारत के अंदर नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य है भारतीय संविधान अनुच्छेद 360 अर्थात वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगा है। इसके बाद में हम बात करेंगे इकहरी नागरिकता। जैसा आपको पता है कि भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता है, क्योंकि यदि हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के प्रत्येक राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। तो अमेरिका के अंदर प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता मिलती है, एक देश की और एक उसके राज्य की। जबकि भारत देश के अंदर इकहरी नागरिकता है, अर्थात भारत जिस भी नागरिक को नागरिकता देता है वह एक नागरिकता देता है और वह नागरिकता है भारतीय, इंडियन। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारत में इकहरी नागरिकता है। इसके बाद में हम बात करें कि इकहरी नागरिकता के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई है, जिसमें प्रत्येक राज्य को ये विचार दिए जाते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए और कोई भी जो भावी सरकारें हैं या जो सरकारें चलती रहती हैं वे भी कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान देती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी है। संविधान की अगली विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। तो भारतीय संविधान के अंदर जो अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 तथा अनुच्छेद 335। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा की सीटों के अंदर आरक्षण प्राप्त है और अनुच्छेद 332 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में तथा अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में राज्यों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 335 में भी एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, परंतु वह आरक्षण सरकारी नौकरियों के अंदर दिया गया है। अर्थात सरकारी नौकरियों के अंदर एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को या कहें किसी भी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में दिया गया है। ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह व्यवस्था 1993 से की गई है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी 1993 से। तो हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण की इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। अर्थात जो निम्न वर्ग है उसे हम आरक्षण देकर ऊपर की ओर बढ़ाएं। तो लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था पहले 25 जनवरी 1960 तक की गई थी, लेकिन बाद में इसे समय समय पर बढ़ा दिया गया और वर्तमान में भी यह व्यवस्था जारी है। अब प्रस्तावना के बारे में आपने पहले भी हम पढ़ा चुके हैं और जो मूल प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता है। यह संविधान की प्रस्तावना की पूरी लैंग्वेज थी। वे हम पहले बता चुके हैं कि संविधान में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे, परंतु विद्यार्थियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है।